हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कुलराउस लॉ। कुलराउस लॉ जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो यह सबसे सिंपल टॉपिक भी है, लेकिन समझिएगा तब। अब समझिए क्या है। NaCl डिसोसिएट होता है तो देता है Na प्लस और Cl माइनस। अगर आपको Na प्लस का आयनिक मोलर कंडक्टिविटी मालूम है या गिवन है, लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस इज 50.1 Simon centimeter square mole inverse and limiting molar conductivity of Cl minus is 76.3 Simon centimeter square mole inverse। Na प्लस और Cl माइनस का लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। आपको NaCl का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। NaCl का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आप क्या करेंगे सोचिए थोड़ा सा। Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, NaCl का निकालना है, फाइंड करना है। क्या करेंगे आप? दिमाग में आपके एक ही चीज आ रहा होगा, अगर Na प्लस का मालूम है, Cl माइनस का मालूम है, NaCl का निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। यही है कुलराउस लॉ कि NaCl का जो मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो Na प्लस का और Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको ऐड करनी है। 50.1 प्लस 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मींस हो जाएगा 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो आपके दिमाग में आ रहा था कि NaCl का मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए Na प्लस और Cl माइनस के मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करना पड़ेगा, एक्चुअली में यही कुलराउस लॉ है। ये सही है कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और ये जो ऐड करना पड़ेगा यही है कुलराउस लॉ। According to Kullraus law, molar conductivity of an ionic solution at infinite dilution is equal to the sum of limiting molar conductivity of its component ions. Limiting molar conductivity of an ionic compound is equal to the sum of limiting molar conductivity of its component ions। लिमिटिंग करने का मतलब आप लोग देखिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पिछले टॉपिक में समझाया हुआ था। मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन पढ़े थे विथ कंसंट्रेशन, वहां बताया गया था कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है उस समय मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू हाईएस्ट होता है। उसी हाईएस्ट वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसको ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी से दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ग्रीक लैम्डा और यहाँ पे देखिए लैम्डा है। तो एक होता है, ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रीक लैम्डा मींस मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे इसको भी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं। बार बार एक दो बार आप सुने होंगे कि मैं इसको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ चुका हूँ और इसको भी मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं। रीजन ये है कि आयोनाइज होने के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं रह जाता है। आयोनाइज होने के बाद सेम हो जाता है। आयोनाइजेशन से पहले दोनों अलग अलग हैं, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आयोनाइजेशन के बाद मोलरिटी और नॉर्मलिटी में डिफरेंस नहीं रहता है। यानी इसको आप मोलर कंडक्टिविटी भी पढ़ सकते हैं, या अदर वर्ड्स में ऐसा समझिए, केमिस्ट्री में यही माना जाता है कि आयनिक मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी दोनों सेम है। आयन बनने के बाद इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रहे या मोलर कंडक्टिविटी रहे, दोनों सेम होता है। तो इसीलिए हम लोग ग्रीक लैम्डा को तो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे ही, इसको भी लैम्डा जो आयन के लिए है इसको आयनिक मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे।
और उसमें अगर इंफिनिटी लगा दिए तो लिमिटिंग या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड यूज करेंगे। ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी आयनिक लैम्डा इंफिनिटी आयनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब कोलराउस लॉ के लिए, कोलराउस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी, या कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन। अगर यहां पे लिमिटिंग लगा दिए तो यहां इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं लगाएंगे। अगर यहां लिमिटिंग वर्ड यूज नहीं करते तो वहां पे लिखते एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेकिन लिमिटिंग लगा दिए हैं इसलिए यहां एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना जरूरी नहीं है। इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग ionic molar conductivity of its component ions, मीन्स अगर NaCl के जगह कोई भी कंपाउंड है, आप मान लो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, वो डिसोसिएट होगा तो एक बनाएगा केटायन और एक बनाएगा एनायन। एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा और एक नेगेटिव चार्ज आयन बनेगा। अब अगर हमको आयनिक कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, समझिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ये इज इक्वल टू, देखिए इक्वल, सम ऑफ, देखिए सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कंपोनेंट आयन। केटायन हो गया, केटायन इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। जैसे अगर ये एग्जांपल में आप लिख लेंगे कि Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, NaCl का फाइंड करना है, तो दोनों के कंपोनेंट आयंस को के मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दिए तो NaCl का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो गया। यही है कोलराउस लॉ। थोड़ा सा इसमें और समझिएगा, अगर एग्जांपल फर्स्ट इसको मान लीजिए, एग्जांपल सेकंड देखिएगा, Ca2 प्लस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Cl माइनस का आप अभी देखे थे, पिछले क्वेश्चन में था 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको निकालना है CaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी, आपको निकालना है CaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी, CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि CaCl2 टूटता क्या बेटा, डिसोसिएशन के लिए पहले बताया हुआ है कि कैसे तोड़ना है। Ca2 प्लस और 2Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। CaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको Ca2 प्लस का मोलर कंडक्टिविटी लेना होगा और Cl माइनस 2 है ना, तो इसका 2 मोलर कंडक्टिविटी लेना होगा, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
अब क्या हो जाएगा, आप ऐड तो कर ही लेंगे। Ca2 प्लस का मोलर कंडक्टिविटी 119 है और Cl माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 152.6। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही है कोलराउस लॉ। एक बात फिर से समझ लीजिए, NaCl का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी जोड़ देना होगा, ऐड कर देना होगा। CaCl2 का निकालना है तो Ca2 प्लस का मोलर कंडक्टिविटी और 2 Cl है तो दोनों Cl का मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर देना होगा, CaCl2 का निकल जाएगा। अब इससे भी इजी कोई लॉ आता है, इतना इजी वे में आप इसको बना करके समझेंगे फिर कभी इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अभी आप लोग देखे कि हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर conductivity of ionic solution। ये देखिए, अगर आयनिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, आयनिक सॉल्यूशन डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है तो देता है केटायन और एनायन। केटायन का आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन का लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर देंगे तो आपको आयनिक कंपाउंड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है फर्स्ट और सेकेंड। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, फर्स्ट है टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए केटायन का मोलर कंडक्टिविटी और एनायन का मोलर कंडक्टिविटी ऐड करना होता है। मान लीजिए Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 50.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। NaCl का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो दोनों के मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे। उसी तरह से Ca2 प्लस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, CaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो इस तरह से ऐड कर देंगे, CaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड होगा। तो इसको एप्लीकेशन में फिर से लिख लीजिएगा, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से डिनोट करते हैं, आप जानते होंगे। तो देखिए, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट C concentration given है C is Greek lambda C and
मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, या कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू होता है ग्रीक लैम्डा सी बाई ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी या ग्रीक लैम्डा नॉट। ये कोलराउस लॉ के अंदर आता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। थर्ड इसका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल CH3COOH डिसोसिएट होकर देता था CH3CO माइनस और H+। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका वीक इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय इसका कंसंट्रेशन C है, ये बना ही नहीं है तो इसका कंसंट्रेशन 0 है। अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था। आफ्टर सम टाइम्स डिसोसिएशन हुआ और इसका C अल्फा डिसोसिएट होके उधर चला गया। समझिएगा, अगर ये पहले भी इस तरह का पढ़े थे नहीं समझ में आया होगा, अभी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले से देखिए C था, ये नहीं बना था, 0 0 था। अब इसमें से C अल्फा निकल के उधर चला गया तो इधर बचा कितना, C में से C अल्फा निकल गया तो बचा कितना, C माइनस C अल्फा। जब ये एक डिसोसिएट होता तो ये दोनों एक एक बनता। जब ये C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड K का फॉर्मूला होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। देखिए Kc इक्वल टू जानते थे ना, कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। उसी के आधार पर K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाय concentration of CH3COOH। वैल्यू पुट कीजिए। CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन है C अल्फा, H+ का भी है C अल्फा और इसका है C कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस अल्फा। C से एक C कट कैंसिल हो जाएगा यानी K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब इतना तो आप पहले भी जानते थे, 11th क्लास में भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी ये समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। अब इसमें अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं K इक्वल टू C इंटू अल्फा ग्रीक लैम्डा C बाई ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी। अल्फा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए बाई 1 माइनस, फिर से अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं ग्रीक लैम्डा C बाई ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी और K इक्वल टू C इंटू ग्रीक लैम्डा C का स्क्वायर बाई ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी का स्क्वायर। इसको नीचे ले आते हैं इनटू नीचे में है ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी, एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसका ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी और ग्रीक लैम्डा नॉट दोनों सेम है, यहाँ ग्रीक लैम्डा नॉट भी ले सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी माइनस ग्रीक लैम्डा C। देखिए इससे इसका एक पावर कट कैंसिल हो जाएगा
तो हम लोग के पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा k इक्वल टू c इंटू ग्रीक लैम्डा c का स्क्वायर बाई ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी इंटू ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी माइनस ग्रीक लैम्डा c। देखिए ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक बचा और बाकी ये दो। इस वैल्यू में अगर c का वैल्यू गिवन हो, ग्रीक लैम्डा c गिवन हो और ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी गिवन हो तो सारे का वैल्यू रख देंगे तो k निकल जाएगा। ये जो k है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या अगर ये एसिड है तो एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। k को या तो आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहें या डिसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हैं। Application to determine the solubility of sparingly soluble salt। sparingly soluble salt का मतलब हुआ वैसे सॉल्ट जो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं, उनका सॉल्युबिलिटी और मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन दोनों को आप सेम मान सकते हैं। अब आप जानते हैं ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी इक्वल टू होता है ग्रीक लैम्डा इक्वल टू ग्रीक लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप्पा इनटू 1000 बाई c। यहाँ पे c जो है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी है। c मींस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी तो मोलरिटी ही सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं फॉर स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट, फॉर स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट, मोलरिटी की जगह आप सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं। ग्रीक लैम्डा n इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई मोलरिटी की जगह लिख दीजिए सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी अगर निकालना है तो सॉल्युबिलिटी यहाँ जाएगा तो ग्रीक लैम्डा यहाँ आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इनटू 1000 बाई ग्रीक लैम्डा m। कप्पा का वैल्यू गिवन रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन रहेगा, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी निकलेगा वो मोल पर लीटर में रहेगा या उसको कह सकते हैं m के टर्म में रहेगा, मोलरिटी के टर्म में। तो इस फॉर्मूला से सॉल्युबिलिटी भी निकाला जा सकता है। तो ये था कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा बुक से, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स अपलोड भी करें, तो उसको देखते रहिएगा और इसको नोट करके पढ़ाई आगे कंटिन्यू कीजिए।